बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन नाजिर है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी टेस्ट मैच जारी है। बड़े ड्रामाई अंदाज में यह टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। पहले इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग की इस विकेट पर और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 150 रन पर आउट हो जाएगी। फिर उनके बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 267 रन बनाने के बाद वहां पर इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। फिर इसी पिंडी विकेट पर पाकिस्तान की बारी आई और पाकिस्तान के बैटर्स भी थोड़ी मुश्किलात का शिकार रहे। और वही हुआ जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर के नंबर के बैटर्स मुसलसल रन नहीं कर रहे, इस मैच में भी यही कुछ होता रहा। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर, और जिनके लिए हम काफ़ी आवाज़ें उठा रहे थे कि वाइस कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी है, लंबी बारी नहीं खेल पाए सऊद शकील, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और 134 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। उनके साथ साथ नोमान अली ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 46 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। और उसके साथ पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सितारा जिसे अब कंसल्ट किया जा रहा है वनडे के लिए, साजिद खान, जिन्होंने 48 रन की इनिंग खेली और बड़ी धुआंधार इनिंग खेलने में कामयाब रहे। 4 छक्के उन्होंने अपनी इस इनिंग में मारे और पाकिस्तान एक मुस्तहकम स्कोर बनाने में पहले इनिंग में कामयाब हो गया। 344 रन पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए बनाए और यहां पर 77 रन की लीड पाकिस्तान ने हासिल की। और जब दूसरी बारी आई इंग्लैंड की टीम की और उन्हें अपने खसारे को कम करने के लिए 77 रन दरकार हैं, तो अभी उनकी बैटिंग जारी है और 19 रन पर अब 2 खिलाड़ी आउट हो गए। और दोनों विकेटों के हवाले से अगर बात करें, जो 2 विकेट गिरी है उसमें एक नुमान का हिस्सा है, एक साजिद का हिस्सा अब तक है। और हम देखते हैं कि जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच में दोनों बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, पहली इनिंग में, तीसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग में भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके हैं दोनों बॉलर। तो अब दोनों ने एक एक विकेट हासिल कर लिया है। पहले तो इंग्लैंड है 77 रन की खसारे को कम करने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो अपनी लंबी इनिंग खेलने के लिए सोचेगा कि पाकिस्तान को 2-250 रन की लीड दे इस विकेट पे। लेकिन अगर 2-250 रन लीड लेने में कामयाब हो जाती है इंग्लैंड की टीम, तो ये इस विकेट पर 2-250 रन काफी मुश्किल दिखाई देंगे सेकेंड इनिंग में चेस करना आया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बैटर्स मुसलसल फॉर्म में नहीं है। और जिस तरह हम कहते रहे कि साइम परफॉर्म नहीं कर रहे, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे, शान मसूद मुसलसल तसलसल से स्कोर करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो और फिर पहले टेस्ट मैच खेलने वाले कामरान गुलाम, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, दूसरे टेस्ट मैच में पहले इनिंग में तो नाकाम हो गए। अब देखते हैं कि दूसरी इनिंग में उन पर कितनी भारी जिम्मेदारी होती है और किस तरह वो रन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों बॉलर्स को, जहां पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने जहां अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, वहां अपनी बैटिंग सलाहियतों को भी इस टेस्ट मैच में प्रूव करके दिखाया कि दोनों बैटर्स के अंदर बड़ा दमखम भी है इस बॉलर्स में और वो बैटिंग करने की भरपूर तौर पर सलाहियत भी रखते हैं। सारे शुरुआत करेंगे आज अपने शो के अंदर और हमारे साथ शो में स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे तशरीफ रखते हैं। उनके साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। दोनों हजरात का बहुत थैंक्स। और इसी क्रिकेट के हवाले से शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, 2000 रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर मोहम्मद रिजवान ने बना लिए और बाबर के बाद अब ऐसा लगता है कि पीछे रिजवानी ऐसे बैटर है जो मुसलसल रन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जी भाई, जिस तरीके से आपने रिजवान की बात की, माशाल्लाह 2000 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और बाबर के बाद अगर कोई तसलसल से रन्स कर रहा था, जो रन्स फ्लो में कर रहा था, तो रिजवान अहमद। ये रिजवान अहमद आपको पता है कि छोटी छोटी इनिंग्स भी खेलता है, बड़ी इनिंग्स भी खेलता है और मुश्किल टाइम पे हमेशा रिजवान ने अच्छी बैटिंग करके दी है। तीनों फार्मेट में, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो, तो रिजवान को एक क्रेडिट जाता है कि उसके क्रेडिट पे जो रन्स हैं, उसकी अपनी मेहनत, उसकी स्किल्स और उसका जो टेम्परामेंट है, विकेट पर आकर वो रने बॉल खेलने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिजवान को और प्लेयर्स से मुमताज़ करती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बाबर के बाद अब रिजवान ही है जो तसलसल से रन्स करता हुआ आ रहा था। वो 40-50 जिस तरीके से कर रहा था और 80-90 तक भी जा रहा था, तो रिजवान के लिए बड़ी खुशी का लम्हा होगा कि हमें ये कि आने वाला जो हमारा बैट्समैन है वो रिजवान जो है बिल्कुल फॉर्म में नज़र आता है। किसी भी फॉर्मेट में देख लें तो ये रिजवान और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। चलें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि रिजवान बाबर के बाद है जो है रिजवान मुसलसल तसल्लुल के साथ रन स्कोर कर रहा है। इस पर मजीद और गुफ्तगू करेंगे। विकेट कीपर बैटर्स के हवाले से मुख्तलिफ है, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी भी मिल गई है इस टेस्ट मैच में और नुमान अली ने एक और विकेट हासिल कर लिया है। अब 20 रन पर 3 खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम के आउट हो गए हैं। इकबाल मेमन साहब, ड्रामाई टेस्ट मैच और पहली इनिंग अगर इंग्लैंड की हम देखें तो आधी टीम में 98 पर आउट हो गई थी, फिर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा उनके
निचले नंबरों पर आने वाले बैटर्स ने किया, और एक मुस्तहकम हम कह सकते हैं इस विकेट पर 267 रन अच्छा स्कोर बना लिया उन्होंने। फिर पाकिस्तान की बारी आई, इसी सूरत वैसी सूरत इंग्लैंड की तरह पाकिस्तान की भी रही है, लेकिन पाकिस्तान के वही निचले नंबर पर आने वाले बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। फिर हम काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे कि मुसलसल सऊद शकील रन नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पे किसी और बैटर्स को ट्राई किया जाए, लेकिन कल उन्होंने मुश्किल सूरत हाल पे आज सेंचुरी स्कोर कर ली और यहाँ 134 रन की बारी खेली और पाकिस्तान के मुस्तहकम स्कोर 344 रन पाकिस्तान बनाने में कामयाब है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा नोमान को और साजिद को, जिन्होंने 46 और 48 रन की इनिंग खेली। और साथ साथ फिर बॉलिंग की बारी आई और अब तक की जो सूरत हाल है 20 पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं, 77 की लीड है पाकिस्तान की। आपको क्या लग रहा है कि ये टेस्ट मैच ऐसा लगता है कि तीसरे ही दिन जो है बड़ा ड्रामाई अंदाज में ऐसा लगता है कि ख़त्म हो सकता है? या मतलब है कि जो हमारी पिचेस जो हैं रावलपिंडी की, वो बैट्समैनों के लिए जन्नत कहलाती हैं। वो दोजक बना दी गई हैं, भट्टी लगा के, गरम लगा के और पंखे लगा के और फिर ऊपर से धूप, तो उसको जो है ऐसा कर दिया, कुंदन कर दिया उसको। अब ये है कि पाकिस्तान के चांसेस इस वक्त तो पाकिस्तान जो है 70% जीत रहा है, लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इंग्लैंड खेले, जो लगता नहीं है मुझे कि सेकेंड इनिंग्स में खेल सकेगा, क्योंकि इस वक्त बॉल जो है ब्रेक भी बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पिन तो पहले हो रही थी, अब ब्रेक हो रही है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो है बिल्कुल ज़मीन पे रह रही है बॉल, तो खेलना बहुत मुश्किल है। वो लंबे खिलाड़ी हैं, उनको नीचे आने में बहुत टाइम लगता है, तब तक जो है वो बॉल अपना कमाल कर चुकी होती है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल परफेक्ट पिच बनी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और ये है कि वही बॉलर्स जिनको जो है बिल्कुल ही दूर रखा गया था और उनके साथ जो है बिल्कुल सौतेली माँ का जो है वो सलूक किया गया था, अब जो है उनको आप लेके आए हैं तो उन्होंने कमाल कर दिया। ना कि सिर्फ बॉलिंग से मगर बैटिंग में भी, पिछले मैच में भी उन्होंने 20, 21, 23 इस तरह रन बनाते रहे। तो उन्होंने मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैब बाय बोथ हैंड्स, उनको मौका मिला है तो वो छोड़ नहीं रहे, विकेटें भी ले रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के, और मैं नहीं समझता कि यहाँ से हार सकेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, आप 250 की बात कर रहे थे, इस पिच पे 200 रन भी आखिरी इनिंग खेल में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वजह से। और आज जो सौद शकील बहुत ज़बरदस्त खेले, हालांकि उनको भी एक लाइफ मिली थी, लेकिन ये कि वो जेमी स्मिथ जो है अपनी कद की वजह से नीचे आ नहीं सके और फिर उनके घुटने पे बॉल लगी और गिर गई। तो वो अगर विकेट उनको मिल जाती तो फिर मेरा ख्याल है पासा पलट सकता था। फिर सिर्फ अपना सौद शकील को हम नहीं क्रेडिट देंगे, बल्कि नोमान अली और साजिद, नुमान और साजिद की बात हो रही है तो चले बड़े जबरदस्त बैटिंग का है। मुजाहरा किया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, इससे कबल अगर हम कराची टेस्ट की बात करें, नुमान ने एक एंड पर खड़े होकर बड़ी जबरदस्त है अपनी इनिंग खेली थी। गो के उस मैच में उन्होंने सिर्फ 11 रन स्कोर किए थे, लेकिन बड़ी लंबी और तवील इनिंग खेलने में कामयाब हुए थे नुमान। और आज एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का सबूत फराम किया है कि उनके अंदर बैटिंग की सलाहियत भी है, फिर उनका भरपूर तौर पर साथ है। अगर देखें तो यहाँ पर साजिद खान देते नजर आए हैं। और साजिद, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, जिम्बाब्वे का टूर करना है, वनडे फिर हो चैंपियन ट्रॉफी है, आप समझते हैं इन दोनों प्लेयर्स में अब इतनी सलाहियत है मौजूद है? और इस बात का सबूत तो आज साजिद ने भी दे दिया कि उनके अंदर सलाहियत है, वो लंबी हिटें मार सकते हैं। छक्के भी आज साजिद ने मारे, बड़ी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग भी की है। ऑस्ट्रेलिया की टूर के लिए आप कंसल्ट समझते हैं इन दोनों प्लेयर्स के लिए? जी मोइन भाई, जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की है, ये जो 344 रन का मजमूआ पाकिस्तान ने लगाया है, अगर आप साजिद, नुमान और सऊद के रन्स निकाल दें तो 257 तो यही रन बनते हैं। पीछे पूरी टीम ने 87 रन बनाए। तो इसीलिए जो आप बात कह रहे हैं कि इन दोनों प्लेयरों में वो खासियत, वो टेक्निक है कि विकेट पे खड़े होकर रन भी बना सकते हैं। और साजिद, ख़ास तौर पे साजिद, अगर आपको डेथ ओवर्स में कोई बड़ी हिटें चाहिए तो साजिद खान में वो सलाहियतें नज़र आ रही हैं। और नुमान आपको पता है टेक्निकली बैट्समैन की तरह खेलता है, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड बैट्समैन का स्टाइल है, और विकेट पे स्टे करता जानता है, और फिर लंबी बारी के साथ लंबी पार्टनरशिप लगाता है। अगर देखें सऊद के साथ भी उनकी पार्टनरशिप हुई है, साजिद के साथ भी उनकी पार्टनरशिप हुई है। अब देखें 134, 45, 48, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि 257 रन बनते हैं मोइन भाई, और फिर पूरी टीम जो है वो आपकी 87 पे खड़ी है।
तो इन दोनों प्लेयर्स को कम से कम जो है आप ऑस्ट्रेलिया का टूर देखिए, अगर आपने जीत के लिए खेलना है तो जो परफॉर्मेंस दे रहा है आपने उसी को ही लेकर जाना है ना। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आप ना, उन्हें पता है परफॉर्मेंस हो रही है, जो प्लेयर करंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें इन दोनों प्लेयर को आपने टीम में डाला है। आप कहां खड़े थे टेस्ट मैचेस में, आपका मोरल बिल्कुल डाउन था, इन दोनों प्लेयर्स ने आके आपकी टीम का मोरल बिल्कुल हाई कर दिया। जब ये तीसरा टेस्ट होने जा रहा था तो 40-60 की प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड जो है उसके चांस 60% थे, पाकिस्तान के 40% थे, लेकिन साजिद और नुमान की ये जो बैटिंग थी, आपकी जो ये 344 रन का मजमूआ लगा है, इन दोनों ने आपको बिल्कुल बराबरी पे ला खड़ा किया है। और अब तो आप उस मकाम पर आ गए हैं कि आप ये मैच का लंच से पहले भी खत्म कर सकते हैं। जिस तरीके से 3 प्लेयर तो आपने आउट चले कर खत्म दिए। की बात हो रही इकबाल मेमन साहब, दूसरा दिन का खेल का अख्ताम हुआ, 24 रन पे पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी आउट कर लिया है। और कल का जो है पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फिर दोनों बॉलर्स के लिए भी और साथ साथ रन करने के लिए भी इंग्लैंड के लिए, कि इस मैच को उनको बचाने के लिए अब काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। आप समझते हैं कि अभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, आकिब जावेद ग्राउंड का इससे कबल दौरा करते हैं मुल्तान की विकेट का, और उसके बाद स्पिन ट्रैक बना दिया जाता है। इससे कबल हम जितने टेस्ट मैचेस हार रहे थे, हम तरजीहात में शामिल करते थे अपने फास्ट बॉलर्स को, फिर हम इससे आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक ने ट्रैक चेंज किया और स्पिनर्स को खिलाने का उन्होंने फैसला किया। वो स्पिनर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वसी तजुर्बा रखते थे उन्हें मौका फराहम किया उन्होंने, और उन्होंने प्रूव किया। इससे कबल भी दोनों के पेयर ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। एक दफ़ा फिर जब वो टीम में दोनों शामिल हुए, दोनों ने उसी किस्म की कारकर्दगी दिखानी शुरू की। और आप समझते हैं कि यहाँ पर अमल दखल जो आकिब जावेद का आया है, अलीम डार, असद शफीक का, इसने पासा तब्दील कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। और जो हम 4 सालों से टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत रहे थे, उन्होंने वो सब कुछ अपने सिर्फ आने के फौरन बाद ही कह सकता हूं कि बिल्कुल चेंज करके रख दिया। पाकिस्तान ने फतह भी हासिल की। दूसरे टेस्ट जो उनके लिए दूसरा टेस्ट है से कहा जा रहा है आकिब जावेद के लिए, उन्होंने दूसरे टेस्ट में भी ऐसी विकेटें बनाई, फिर दौरा किया, और फिर हमने देखा कि रिजल्ट अब तक पाकिस्तान के 90% पाकिस्तान के हाथ में ये टेस्ट मैच। और सीरीज जीतने के लिए हम तकरीबन तवील इंतजार, 10-11 साल के बाद हम सीरीज भी जीतते, अगर जीत जाते हैं तो हम 10-11 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी जीतेंगे। तो आप समझते हैं बड़ा अमल दखल रहा है आकिब जावेद का, जिस तरह वो नौजवान खिलाड़ियों को जो है मुकम्मल पूरे पाकिस्तान के अंदर से ढूंढ कर निकालते रहे। और यहाँ आने के साथ ही उन्होंने सबसे पहली दफ़ा ये जो काम किया कि पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पे नहीं आ रहा था, वो तब्दील किया, और यहाँ पर उन्होंने रिस्क भी लिया अपने सीनियर क्रिकेटर्स को ड्रॉप कर या आराम देकर। ये सूदमंद पाकिस्तान के लिए साबित हुआ। बिल्कुल, क्या है कि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी, क्रिएटिविटी थी, और उन्होंने जो है बिल्कुल हमारे जो मैच परफेक्ट बनाने के लिए स्पिन पिचेस बनाई। और पहले मुल्तान में इनको तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही पासा पलट गया। कहाँ पे वो 823 रन बनाए थे पिच पे, और उसी पिच पे उन्होंने जो है फिर स्पिनिंग ट्रैक कर दिया। और फिर रावलपिंडी में इनको खदशा था कि बैटिंग पिच हो जाएगी, और उसको जो है बैठ के और उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते रहे और उसको डेवलप किया। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है आकिब को भी जाता है, अलीम डार को भी जाता है, असद शफीक को भी जाता है, और उनके साथ साथ क्यूरेटर को भी जाता है, जो इन्होंने इनके मशवरे से ऐसी विकेट बनाई। सबसे ज्यादा मोहसिन नकवी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पावर दिया है, डिस्क्रिशनरी पावर उनको दे दिया। देखिए, जब आप पावर डेलीगेट करते हैं ना, तो फिर और आपको ये कह देते हैं बाबा अब आपकी मर्जी है, आपने जो करना है वो करें, वो उसने करके दिखा ये दिया। पावर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि उन्होंने कप्तान और कोच को भी अमल दखल करने से रोक दिया। Exactly. सिर्फ मशवरे दे सकते हैं, दोनों अमल दखल नहीं कर सकते कि इस लड़के को शामिल किया जब जाए। इंटरफेरेंस खत्म हो गया तो आप देख लें कि आप रिजल्ट देख लें। ठीक है, हमारी भी, मैं देखें हम कितना भी वो कुछ कहेंगे, लेकिन हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा स्पिन भी हुई, और मतलब है कि इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। और फिर इस वक्त भी जो कंडीशन है वो तो ये पिच तो मेरा ख्याल है मुल्तान की पिच से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस पे तो क्योंकि ये पहले दिन से इसने अपना रोल अदा करना और पहली बॉल से दिन से और पहली बॉल जो है वो स्पिन हुई थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। कम से कम ये है कि आप अपने मुल्क में
ऐसी पिचेस बनाएं। देखिए फास्ट बॉलर्स से हम कहीं भी अभी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि जब हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो फास्ट बॉलर्स का भी होना ज़रूरी है। इंडिया भी बुमराह को रखा हुआ है और दूसरे बॉलर को भी रखा हुआ है। फिर आप देखें इंग्लैंड के जो है वो 2 फास्ट बॉलर हैं उनके पास, और विकेट भी लिए है उसने इन पिचेस पे। तो यह है कि स्पिनिंग ट्रैक से आपको एक एडवांटेज मिला, और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, ये भी कोई बांग्लादेश नहीं है, इतनी बेहतरीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम के खिलाफ आप जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़बरदस्त गया, बहुत बेहतरीन तजर्बा था, और मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में हमें दोबारा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने बिल्कुल पड़ेंगे। स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब स्पिन ट्रैक पे बात कर रहे हैं, और हमारे पास एक तवील, जिस तरह हमारे पास फास्ट बॉलर की लंबी लाइन है, इसी तरह हमारे पास स्पिनर्स की भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हम पीछे देख लें, अपने पास पाकिस्तान शाहीन में देख लें, अंडर-19 में देख लें, तो सूदमंद आप समझते हैं कि जो होम सीरीज हो रही हो, आप स्पिन ट्रैक बनाएं? बिल्कुल देखें, आप अगर बाहर जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो फास्ट ट्रैक इसीलिए बनाते हैं कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। और हम जो है हमेशा से जो है होम एडवांटेज ज़ाया कर देते थे, अपने फास्ट बॉलर्स पे तकिया कर लेते थे। लेकिन जब से हमें पता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स, तो हमको क्यों नहीं भाई, हम भी होम ग्राउंड का एडवांटेज लें, होम क्राउड का एडवांटेज लें। अब ये पिच देख लें, पाकिस्तानी फैंस, फिर पेडिस्टल फैन, और उसके बाद स्पिनर्स, सब ने अपना काम पूरा कर दिया। और फिर अभी आकिब जावेद की बात हो रही थी, अलीम डार की बात हो रही थी। देखिए आकिब जावेद की जैसे आपने बात की, लाहौर कलंदर के साथ जब वो मुंसलिक था, उसने पूरे पाकिस्तान से टैलेंट निकाल कर दिया लाहौर कलंदर को, और वहीं से जो है हमारी नेशनल टीम में भी प्लेयर्स आए। तो आकिब जावेद की बड़ी गहरी नज़र है क्रिकेट पे, और वो समझता है। देखें अलीम डार और आकिब जावेद आपको 2 से 3 दफ़ा जो है पिच का मुआयना करते हुए नजर आए, वो चाहे सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, रात का हो। देखिए अगर आप किसी को इख्तियारात देते हैं और वो अपनी ईमानदारी से अगर वो इख्तियारात इस्तेमाल करता है और इस कॉज के लिए खेलता है कि मुझे जो टास्क दिया मैंने वो पूरा करना है, तो माशाल्लाह जिस तरीके से ये मेहनत इन्होंने की थी, तो उसका सिला है प्लेयर्स दे रहे हैं। और ये टेस्ट मैच जिस तरफ अब गामजन है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी देखें 3 तो हमने आउट कर दिए हैं, अभी 3-4 प्लेयर और हैं जिन पे थोड़ा सा वर्क करना है। और सुबह जो 2 घंटे का खेल होगा उसमें लग यही रहा है कि साजिद और नुमान जिस तरीके से इनका पेयर बन गया है, वो हम पहले भी कह चुके हैं कि साजिद और नुमान जो है वो इंग्लिश प्लेयर को जो है रातों को भी नजर आ रहे, इतना उनका खौफ उनको बैठ गया है कि वो इतना अच्छा, जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम है, उनकी तमाम बेहतरीन बैटिंग साइड है, लेकिन ये कि हमारे स्पिनर्स के सामने है वो बिल्कुल सीधी बॉलें भी नहीं खेल पा रहे, टर्न तो दूर की बात। तो ये सारा देखिए, जब तक आप अपना एडवांटेज, होम एडवांटेज नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। अब स्पिन ट्रैक बनाया है, हमारे स्पिनर जो हैं उस पर विकेट ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जिसका सिला हमें आने वाले ये कल ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा होगा कि हम कोई टेस्ट सीरीज में है जो ट्रॉफी लेंगे। और ये क्रेडिट जो है जिस तरीके से शान मसूद के क्रेडिट पे कंटिन्यू 6 मैच हैं, तो काफ़ी, अगर 3-4 साल बाद अगर हम ट्रॉफी जीतेंगे तो ये भी क्रेडिट जो है शान मसूद को ही जाएगा, क्योंकि शान मसूद के होते हुए ही एक कंटिन्यू इंशाल्लाह ये दूसरी जो फतह हम हासिल करने जा रहे हैं, तो शान मसूद के लिए भी ये बड़ी खुशी का मरहला होगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो क्रिकेट से काफ़ी दूर हो गए थे, अब दोबारा मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो क्रिकेट को बैक करेंगे। चलें, क्रिकेट को बैक करेंगे। जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से दूर हो गए थे, बहुत से मैचेस नहीं देख रहे थे, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में जो मुसलसल जो है शिकस्त हो रही थी, लेकिन खुशी की लहर है, और अब खुशी की लहर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम उम्दा परफॉर्मेंस भी दे रही है। कप्तान पर जो एक बोझ था इजाफी कि उनकी टीम नहीं जीत रही, अब कप्तान को भी थोड़ा सा बोझ अब कम होता दिखाई दे रहा। और इसमें शान मसूद को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हारते रहे ज़रूर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर फतह उन्हें नसीब हुई। और इस फतह में क्रेडिट देना पड़ेगा नुमान साजिद को, जिन्होंने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जीत की राह पर गामजन कर दिया। और इसी पे आगे चलते हैं, और इकबाल मेमन साहब जीत की जानिब गामजन तो कर दिया दोनों ने। और पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है कि अच्छा परफॉर्म करते हैं कुछ अरसे तक, और फिर ऐसा लगता है गुमनाम से हो जाते हैं।
आप समझते हैं कि इन दोनों को अब कंसल्ट रखना पड़ेगा पाकिस्तान मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को और कप्तान को, कि इनको आप साथ लेके चलाएं, ऐसा ना हो कि फिर शहराजा बिखर जाए और दोनों अलग अलग हो जाएं और फिर टीम की परफॉर्मेंस है अभी कुछ अरसे कबल जिस तरह थी वो सूरत हाल फिर एक दफ़ा पैदा ना हो जाए। देखिए मसला ये है कि नजम सिटी के बाद जो है ना वो चिड़िया ने मोहसिन नकवी को बता दिया था कि भाई ये जो है ना पिच अब ऐसे बनाओ फिर तुम्हारा काम होगा, और देखें पासा पलट गया। तो अब जब तक मोहसिन नकवी साहब हैं तो अगर इसी सिलेक्शन कमेटी के साथ चलेंगे और अच्छा, इसी बहुत से लोग सिस्टम- मोहसिन नकवी साहब को ये कहते नजर आए हैं कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं अपनी नजर से, क्रिकेट की नजर से, तो मोहसिन नकवी साहब है इस वक्त जितने भी चेयरमैन आए इससे कबल, हाँ उन्होंने बेशक काम किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल को बड़ा पुख्ता किया, बहुत से मैचेस करा दिए, वो इवेंट्स से जो नहीं हो रहे थे उन्हें दोबारा रिवाइव किया। तो आप समझते हैं जो तनकीद कर रहे थे उन पे लोग, आज उनको इस चीज़ का जवाब भी मिल गया होगा कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह आप काम कर रहे हैं। देखें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में तो मोहसिन नकवी साहब बहुत कामयाब गए हैं, और दूसरी बात है कि जहाँ पे उनके पॉजिटिव्स हैं तो शहजादा हमने कभी भी उनके जो है नेगेटिव तनकीद बिल्कुल नहीं की, और उन पे जो है हमने पॉजिटिव तनकीद की है। लेकिन ये कि जब भी कोई चीज़ ख़राब गई है पाकिस्तान के तो वो भी उस पर भी हमने ज़िम्मेदारी जो है उनके ऊपर डाली, क्योंकि देखिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस और उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं। क्रिकेट उन्होंने कोई कभी खेली या नहीं खेली हमें नहीं पता, लेकिन ये कि वो एक्चुअली डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर। अचानक जो है आकिब जावेद जहाँ उनकी ज़िंदगी में आ गए और एक बेहतरीन तरीके से जो है ना, और चिड़िया ने आके बताया कि भाई आकिब जावेद को और अलीम डार, देखें एक अंपायर को जिसका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस भी है उसको आप जो है सिलेक्शन कमेटी में लेके आते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आप जो है मतलब एक जो कन्वेंशनल रिस्क भी ले रहे हैं आप रिस्क भी ले रहे हैं, और अगर ये रिस्क फेल हो जाता तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन ये कि चिड़िया काम कर गई और उन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से कामयाबी हासिल की मुल्तान में, और अब जो है रावलपिंडी में भी कामयाबी की तरफ जो है पेश कदमी है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हो सकता है कि जावेद साहब 77 रन से पहले ही आउट हो जाए इंग्लैंड की टीम और इनिंग डिफीट जो है इंग्लैंड के पास आए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पड़ोसी 45 पे जब हो सकता है तो हम इंग्लैंड को जो है 77 से बिल्कुल। पहले भी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। और रही बात मोहसिन नकवी की, देखें मोहसिन नकवी साहब ने जो है क्रिकेट जो ग्रास रूट लेवल से चल रही थी उसके लिए हम मानते बहुत काम किया। ग्रास रूट लेवल से मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कायद आजम ट्रॉफी हो रही है, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, ये सारी चीज़। असल मसला है मोहसिन नकवी जो है वो को समझने में देर लगी। उन्होंने इससे पहले जितने भी बंदे लाए थे उनको समझने में देर लगी। अब मोहसिन नकवी साहब उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि उन्हें आस्ता आस्ता जो है इस माफियाज का पता चलता गया, और उनको पता चल गया कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है। अब जो उन्होंने जो सिलेक्शन की है सिलेक्शन कमेटी की, उनमें बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन है आकिब जावेद का जो इंतखाब है वही काफी है। अब देखिए असद शफीक की आप लोग बात कर रहे हैं, असद शफीक वो तो शुरू दिन से ही सिलेक्शन कमेटी में, उन्हें किसी गिनती में आपको मुझे नहीं लाना चाहिए। असल सिर्फ जो है आकिब जावेद जब से आए उन्होंने आपकी टीम में जान डाल दी है। देखिए मैं जावेद साहब आपकी बात बिल्कुल जो है इंडोर्स करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था सिलेक्शन कमेटी में, इस दफ़े नज़र नहीं आया। तो इकबाल भाई उनको आस्ते आस्ते नजर आना था हाँ जो कि उनके भाई साथ आप हो रहा था। इंटरफेरेंस हटा दें, तो शान मसूद को भी उन्होंने जो है साइडलाइन कर दिया और कोच को भी साइडलाइन कर दिया। तो आप देख लें कि रिजल्ट आ गया। तो मैं दूसरे जो भाई सिलेक्शन जितने ज्यादा कमेटी बंदे थे उतनी ज्यादा टीम खराब हो रही नहीं थी। टीम नहीं उनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अरे हर कोई अपना अपना वो इंटरफेयर कर रहा था ना, कप्तान अलग कर रहा है, कोच अलग कर रहा है, और सिलेक्शन कमेटी अलग कर रही है। सिलेक्शन इसी कमेटी वजह से टीम खराब हो रही थी। सिलेक्शन कमेटी को तो जो कहा जा रहा था वो कर रही थी, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सक रही थी, और मैं नहीं अरे समझता। सर क्यों कहा जा रहा, फिर सिलेक्शन कमेटी में तो आपको उन्होंने टाइटल छोड़ा ना, चाहिए। यूसुफ साहब ने आपको छोड़ा चाहिए भी ना, सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद छोड़ यूसुफ दे। ने छोड़ अरे दिया। छोड़ते तो कंप्लीट छोड़ते, आधा छोड़ा ना भाई। नहीं सैलरी चलो तो इसी आपने सिलेक्शन बहुत कमेटी आसान पे में थोड़ा नहीं सा और है। आते हैं। इकबाल साहब बैठ के एक इसी सिलेक्शन कमेटी पे आते हैं, और दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इनके लिए भी इम्तहान है। और इससे कबल हम जो है कप्तान के लिए बड़ी बहस कर रहे थे, अब ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए इसी सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान का भी अनाउंस करना है। तो आप समझते हैं जहां अच्छे फैसले सिलेक्शन कमेटी कर रही है
वहाँ पर जो है कप्तान वनडे के लिए और T20 के लिए अब किसे सेलेक्ट करना है, ये एक इजाफी बोझ है जो सिलेक्शन कमेटी पे है, आकिब पे है, असद पे है और अलीम डार पर है। आप समझ रहे हैं कि उनको भी बड़े सोच समझ के फैसले लेने हैं इस टीम के अंदर, क्योंकि पावर प्ले भी नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें तो रिजवान सबसे ज़्यादा उम्मीदवार नज़र आ रहा है इसके लिए, फिर सलमान अली आगा भी इस दौड़ में शामिल हो गए। कुर्रा किसके नाम निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही अब थोड़ा दिन बाद ही बताए, देखिए पता चलेगा। असेसमेंट तो हो गई है ना अपना आप समझिए रिजवान को ओके। सेलेक्टर्स जो है ना वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन करेंगे मेरिट पे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अगर इंटरफेरेंस हुआ तो फिर हो सकता है कि इनमें से एक आधा आदमी जो है चला भी जाए, लेकिन अलीम डार और आकिब जावेद को हमने देखा है, उनकी देखें पास्ट जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक वो इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे और जो है मेरिट पे लेके आएंगे, बंदा जो डिजर्विंग होगा उसको लेके आएंगे। चलें इस पे मजीद अभी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेकिंग है वो मैं आपको बता दूं, इस वक्त इमर्जिंग एशिया कप जारी है और ओमान में, और वहां पर पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अब श्रीलंका की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है इमर्जिंग एशिया कप में और पाकिस्तान टीम की क़यादत मोहम्मद हारिस कर रहे थे। और इसी तरफ आ जाते हैं, तीसरी क़यादत मोहम्मद हारिस के पास भी मौजूद है। कि अब 3 प्लेयर्स में से आप चुनाव किसको बेहतर समझ रहे हैं? देखें मैं आपको यही मैंने बताया कि जो मेरिट पे होगा, देखें हम यहाँ से बैठ के तो बहुत सारा एनालाइज करते हैं, लेकिन वो जो वहाँ बैठे हुए हैं ना वो ज़्यादा करीब हैं और समझते हैं और गेम की जो है टैक्टिक्स को भी समझते हैं, उनके स्किल्स को भी खिलाड़ियों को समझते हैं, उनके लीडरशिप रोल को भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल देखें, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखें, तो हमें फ़िलहाल तो जो बज़ाहिर जो मौजू शख्स नज़र आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान है। और फिर आप बता रहे हैं कि उनके हारिस के ख़िलाफ़ एक और चीज़ चली गई कि वो श्रीलंका से भी हार गए, तो फिर तो उनके चांसेस जो हैं वो कम है। लेकिन ये कि देखें फिर भी मेरा ख्याल यही है कि मेरिट पे होगा जो भी सिलेक्शन होगी, इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि ये दोनों हजरात, बल्कि असद शफीक भी, ये बेहतरीन है इंडिपेंडेंटली काम करने वाले, और अब इनकी एक टीम बन गई है और ये जब जीतने के बाद जाहिर बात है इनको पावर और भी मिलेंगे और ये जो चले पावर मिलेंगे। एशिया कप के सेमीफाइनल पे आते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है श्रीलंका से और पाकिस्तान 7 विकेटों से मैच हार गया है और पाकिस्तान ने 135 रन स्कोर किए थे। इस मैच में पाकिस्तान के बैटर्स नहीं चले और 135 रन में उमर बिन यूसुफ जो पाकिस्तान और कराची से ताल्लुक रखने वाले बैटर्स हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 68 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए और उनके लिए भी यही कहा जा रहा है, जिस तरह मोहम्मद हुरैरा बैटिंग करते हैं इसी तरह उमर बिन यूसुफ भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। उमर बिन यूसुफ के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की शिकस्त पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुसलसल परफॉर्म अच्छा कर रही थी पाकिस्तान टीम मोहम्मद हारिस की क़यादत में। शाहनवाज धानी ने भी पिछले मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच में, बड़े मैच में, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई श्रीलंका से, क्या कहेंगे? और फिर विक्रमासिंघा ने 52 रन की इनिंग खेली है। आप समझते हैं कि एक मुश्किल विकेट पर आज मैच हुआ है? मोइन भाई देखें, विकेट तो आप जब बाहर जाएंगे तो विकेट तो आपको मुश्किल मिलनी है, आप एडजस्ट हो ना वहाँ। देखें जो भी मुश्किल मैच था, अगर आज मुश्किल विकेट थी तो इंडिया के खिलाफ भी देखें, असल मसला ये है कि आपने वहाँ जो परफॉर्मेंस दी है, ना आपने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, ना श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी। अगर हारिस ने एक इनिंग्स खेली है तो वो भी यूएई के खिलाफ। भाई असल मसला यह है कि आपने वहां परफॉर्म किया ही नहीं है। शाहनवाज धानी ने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, 5 आउट कर दिए, वो भी यूएई के खिलाफ। असल जो आपकी मुकाबिल की टीमें थी, जो मध्य मुकाबिल जब आपकी अच्छी साइड्स आई, वहां जो है उसका जिक्र हमने कल भी किया था, इसी चीज का कहा था कि जो सख्त टीम होगी उसके बाद पता चलेगा दोनों खिलाड़ियों का कि कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और इकबाल भाई देखिए, परफॉर्मेंस अभी हारिस की जो हम बात कर रहे हैं कैप्टेंसी की, हारिस का भी दूर दूर तक चलो कैप्टनशिप पे तो बात होगी, लेकिन हारिस मुसलसल अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं कैप्टनशिप के अंदर भी, क्योंकि उनको मुख्तलिफ तर्ज पर टीम दी जा रही है। मुख्तलिफ लड़के अलग मिल रहे हैं। हारिस को क़यादत में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि एक जैसे लड़के उनको मिल रहे नहीं हैं, मुख्तलिफ चेंजेस के साथ खिलाड़ी उनको मिल रहे हैं, मैसर आ रहे हैं। उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रह रही है कप्तानी पे, और कप्तानी में जहाँ मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है। थोड़ी सा जिक्र इस कप्तानी के हवाले से इकबाल मेमन साहब से भी कर लूँ। इकबाल साहब, कप्तानी तो वो कर रहे हैं और टीम चेंज उन्हें काफ़ी मिल रही है, और ये बड़ा कप्तान के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब
जब उन्हें एक ही टीम नहीं मिल रही हो, मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ टीम उनको बनानी पड़ी है, तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सब चीज़ों को भी तो अपने कंसीडर करेगा, बिल्कुल करेगा होगा, क्योंकि टीम चेंज देने का मकसद ही यही है कि वो किस तरह लड़कों से परफॉर्मेंस ले रहे हो। और फिर मैं खासकर एक बैटर्स के हवाले से ज़रूर बात करूंगा जो मुसलसल नाकाम नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें मुसलसल ट्राई कर रहा है। और पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी वो मुख्तलिफ इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हैदर अली के हवाले से क्या कहेंगे इकबाल मेमन साहब, क्योंकि हैदर भी परफॉर्म करने में नाकाम नजर आए इससे जो एशिया कप हुआ है। देखिए, हैदर अली को और आसिफ अली को मौके तो मिले हैं, इफ्तिखार को ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ये कि इनको मिलते रहे हैं। और ये है कि देखिए, मौका सबको मिलता है, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। अब जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा हम दोबारा आज के टेस्ट मैच पे चले जाते हैं। शान मसूद के लिए जो है, डेविड गावर भी यही कह रहे थे और अथर्टन भी यही कह रहे थे कि वो सीधा बैट नहीं लेके आ रहे, और उसी वजह से जो है वो जब बॉल उनसे स्पिन होकर टच होकर निकल जाती है और कैच हो जाते हैं। और क्योंकि एक दो दफ़ा कैच निकला था, लेकिन ये कि वो बिल्कुल ही नीचे गिर गया था। तो देखें, ये प्रॉब्लम्स हैं, हैदर अली के भी कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई, आपके पास पीसीबी के पास जो है पूरा जो है सिस्टम है, आप लड़कों को इम्प्रूव क्यों नहीं करवाते इतने अरसे से? देखें, आपका ये असासा है, आप जो है खिलाड़ियों को, अभी तरह हारिस को आप जो है ग्रूम कर रहे हैं एज ए कैप्टन। तो एनसीए का क्या काम है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। आप शान मसूद जैसा बंदा जो कैप्टन भी है और ठीक ठाक खेल रहा है, लेकिन ये कि उसके एफर्ट्स की वजह से वो बार बार आउट हो रहा है। तो मतलब है कि हमारे कोचेस कहाँ हैं? हमारे पास जो है उसको नेट पे लेके जाएं, इसको बार बार प्रैक्टिस करवाएं, वही बार बार गलती चले उसे प्रैक्टिस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। और बहुत जरूरी होता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, और पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कल से होने वाला है। 16 रीजनल की 18 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। 1,26,00,000 रुपए इस पे इनामी रकम रखी गई है, और कल से जो है 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज हो जाएगा। और तीनों सेंटर ऐसे हैं जहां पर पहली दफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा है। वो 3 ग्राउंड, चारसद्दा की बात करूं तो अशफाक क्रिकेट ग्राउंड है चारसद्दा में, वहां पर इस ग्राउंड पर मैच होगा। फिर साथ साथ शेखपुरा की बात कर लूं तो वहां पर राना नवेद एकेडमी है, उस ग्राउंड पर यह मैच है खेले जाएंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। और तीसरा जो है लाहौर में सईद स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहां पर ये मैचेस है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खेले जाएंगे। एक बड़ी इनामी रकम है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की। और वही बात जो शान मसूद के लिए कह रहे हैं, हैदर अली के लिए कह रहे हैं इकबाल मेमन साहब, के टेक्निक को दुरुस्त करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें। वहां बहुत कुछ आपको सीखने का वही मौका मिलता है। मुख्तलिफ किस्म के बॉलर्स आपके सामने होते हैं। इकबाल मेमन साहब के साथ तो हमने पूछ लिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब इस पे क्या कहेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से? मोइन भाई देखें, इसका बड़ी बेचैनी से जो हमारे क्रिकेटर हैं या जो क्रिकेट समझते हैं, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। लास्ट टाइम भी आपको पता मुलतवी हो गई थी, फिर नई डेट्स आई हैं और कल से इंशाल्लाह ये स्टार्ट होने जा रहा है। और अब हमारे जो प्लेयर हैं जो कौमी टीम के लिए दस्तक दे रहे हैं, या हमारे शाहीन्स वाले प्लेयर हैं, हमारे सीनियर प्लेयर हैं, इवन के बाबर आजम भी हो गया, इन सबको ला के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चाहिए डोमेस्टिक खेलें। जब डोमेस्टिक आप खेलेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना भाई, आपके सामने मुख्तलिफ बॉलर्स आएंगे, वो स्पिनर्स के रूप में आएंगे, फास्ट बॉलिंग के रूप में आएंगे, और मुख्तलिफ ग्राउंड में खेलने का आपका तजर्बा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डोमेस्टिक में, और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, और हमारे वो प्लेयर जो है और ग्रूम होकर इस टूर्नामेंट में आएंगे, और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है बहुत जल्द, जैसे कल आगाज़ होने जा रहा है, तो काफ़ी क्रिकेटर जिस तरीके से मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं कि हमारी टीमों में जो नए प्लेयर आए और डोमेस्टिक में खेलें और वहां आके अपना एक्सपीरियंस शो करें और आगे की तरफ चलें एक्सपीरियंस शो करें। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी तरफ ही आऊंगा इकबाल साहब, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए है कैप्टन। और कैप्टन के लिए, क्योंकि तमाम ही कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मुख्तलिफ 16 रीजनल की 18 टीमें शिरकत करें, तो 18 कप्तान आपको इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसे प्लेयर्स के लिए जो मुंतखब करने चाहिए कैप्टन, जो वो फ्यूचर में देख रहे हैं कि हम इनसे शाहीन के लिए कैप्टनशिप करा सकते हैं या पाकिस्तान के लिए, तो आप समझते हैं कि इस पर भी तवज्जो देनी जरूरी है? देनी चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए उनकी, और उस पर उन पर नजर रखनी चाहिए, टेक्टिकली उनको देखना चाहिए, टेक्निकली देखना चाहिए।
चाहिए कि भाई वो उनके पास क्या लीडरशिप रोल है, मतलब उनके एज ए क्रिकेटर होने के अलावा जो है उनके पास लीडरशिप रोल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। देखें, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इतने सारे क्रिकेटर्स को खिला रहे हैं, तो उन पर नज़र रखी जाए, सिर्फ कैप्टन पे नहीं, दूसरे खिलाड़ियों पे भी, तो आगे चल के उनकी ग्रूमिंग हो, कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज़ाया ना हो। ये आपका असासा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि जो है ना ये। और दूसरी बात ये कि जिस तरह जावेद साहब बात कर रहे थे कि हम जो है मतलब है कि इन खिलाड़ियों को चाहिए कि जाके फर्स्ट क्लास में खेले, एक से एक स्पिनर्स हैं, एक से एक बॉलर्स हैं, उनको जगह खेलें। लेकिन एक चीज़ है कि आपने मैंडेटरी करना है, मैंडेटरी करें, भले खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, उसने अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेली, वो चले फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात रही है, जावेद इकबाल भट्टी से इसी फर्स्ट क्लास एक क्रिकेटर की बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान में अभी प्रेसिडेंट कप हुआ, बड़ा जबरदस्त रहा, फिर चैंपियंस वनडे कप रहा, एक लड़के ने बड़ा परफॉर्म किया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी का मौका मिला और उसे पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी मैचेस मिले, लेकिन परफॉर्म करने में नाकाम रहा अब्दुल समद। उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोइन भाई, उस लड़के को अभी आप समझते चांस नहीं देना चाहिए था पाकिस्तान शाहीन के लिए इतनी जल्दी? नहीं चांस नहीं, मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी चांस देना चाहिए था। देखें उसके ऊपर वो किस्मत की देवी बहुत नहीं, किस्मत की देवी क्या, परफॉर्म ही नहीं करे तो किस्मत की देवी क्या हायल होगी? उन्होंने परफॉर्म नहीं किया वहां जाके शाइन्स के साथ। जिस तरीके से हम यहाँ बैठ के सोच रहे थे और लोग देख रहे थे कि अब्दुल समद आया, बहुत अच्छा प्लेयर आया, वहां सिर्फ उसने इंडिया के खिलाफ 1-2 शॉट्स खेले, उसके बाद थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में कोई काम नहीं आया। तो ये टाइम से पहले, वही आपकी बात जो है, टाइम से पहले इसको जो है ना वो खिला दिया। चले इसी पे जी ये तो डायनामिक्स देखें हमारे जो है ना वो 47 से ऐसे ही है। देखिए शहजादा, ये तो ग्राउंड रियलिटी है हमारी कि सिफारिश पे जो है बातें होती हैं और इसी वजह से जो है, मगर ये कि अगर सिफारिश ना हो तो फिर तो हम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाए और हमारे पास नहीं, बारबेल्स लड़के में टैलेंट था, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए, तो फिर लेकर आते। कबल वक्त जो है उसको जो है आपने ले बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की इकबाल मेमन साहब कि कबल वक्त आप एक इनिंग के बलबूते पे आप उसे पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी का मौका दे रहे हैं, इमर्जिंग एशिया कप खेलने लेकर जा रहे हैं। उससे बेहतर कई आपके पास प्लेयर्स थे और फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो शायद तजुर्बे के बेस पे गए और वहां नाकाम रहे, जिसकी मिसाल मैंने कुछ देर कबल कही कि हैदर अली को आप मुसलसल मौका दे रहे हैं, आप उसे नाकाम हमेशा वो होते नजर आ रहे हैं। आप आसिफ अली को मौका नहीं दे रहे, हालांकि आसिफ अली अगर T20 में भी बहुत से जगह खाली होती हुई नजर आएगी, तो एक जगह आसिफ अली की भी बनती दिखाई दे रही है T20 के अंदर। देखें शहजादा, सिफारिश और कनेक्टिविटी ये जो है ना, या नेटवर्किंग, ये जो है ना हमारे डिक्शनरी में इसका मतलब दूसरा है, हम उसको मेरिट के साथ मिला देते हैं। इस वजह से आपके सिस्टम में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी जो है ना, हमारे मुल्क में ये बीमारी ज़्यादा है और इसी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये कि कभी कोई भरपूर तरीके से अगर जो है सिलेक्शन कमेटी होगी तो वो जो है मेरिट पे फैसले करेगी, अल्लाह करे इस तरह हो, फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 दोबारा हो जाएगी। चले नंबर 1 दोबारा हो जाएगी, लेकिन 3 ग्राउंड्स पे जो अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, जावेद इकबाल भट्टी से पूछते हैं, जावेद साहब ये 3 ग्राउंड्स कैसे, आप समझते हैं कि नेशनल लेवल पर जो ये टूर्नामेंट्स के मैचेस यहाँ कराए जाएंगे, इनकी पिचेस ऐसी हैं कि इस म्यार की हैं कि इस पर मैचेस हों कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आप यहाँ बैठ के ये सवाल कर रहे हैं ना, मैं भी ये सवाल कर सकता हूँ। असल मसला ये है कि जब आप इन ग्राउंड्स पे फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं देंगे, उन ग्राउंड्स का आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, पहली दफ़ा जब चारसद्दा में या शेखुपुरा में जो मैचेस लाहौर में जो नए ग्राउंड में होने जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं तो पीसीबी क्यों नहीं है? हैदराबाद के नियाज स्टेडियम को सही करा लेती है, जिस पर मैचेस हो सकते हैं, इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं उस ग्राउंड पर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो जैसे अयूब है, अयूब अरबाब नियाज स्टेडियम है, हैदराबाद का है, बुगटी है, इन ग्राउंड्स पे भी काम करें। जितने फंड आप इन 3 ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं, लाहौर, कराची और पिंडी में, ये फंड्स वहां इस्तेमाल करें, पहले उनको खड़ा करें। और लेकिन ये बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छे तजर्बा है कि यहाँ पर 3 ग्राउंड पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो गए, आखिरी चंद लम्हात लाए गए और आखिरी दोनों से एक सवालात में करना चाहूंगा। कल का आखिरी डेट कह सकते हैं इस टेस्ट मैच का, क्या समझते हैं पहला सेशन कैसा होगा? मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इनिंग से पाकिस्तान जीता है। जी जावेद साहब।
नहीं, इनिंग्स डिफीट तो नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई है, अब पाकिस्तान को कहीं भी जो है ना, चले इन हल्का दोनों की नहीं राय होना ये है कि चाहिए। पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा दबाव में रखा हुआ है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, स्पिनर, लेकिन मेरी राय इन दोनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है और मुझे ऐसा लगता है कि कल इंग्लैंड के बैटर्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान बॉलर्स पे हावी होंगे और कल जब वो बैटिंग करने आएंगे तो वो लंबी बारी खेलने के मुंतजर नजर आएंगे और इसी बॉलर्स के खिलाफ वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई देंगे, क्योंकि विकेट थोड़ी सी फ्लैट हो गई है और विकेट सुबह के टाइम पे भरपूर तौर पर बैटर्स का साथ देती हुई दिखाई देगी। जिस तरह हमने देखा कि दूसरा दिन आज का जो दिन था, सऊद शकील जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, विकेट फ्लैट थी, उन्होंने भरपूर तौर पर अपने स्ट्रोक खेले। तो कल जब वो बैटिंग करने इंग्लैंड के बैटर्स आएंगे तो इसी किस्म के रिदम के साथ बैटिंग करेंगे जिस तरह सऊद शकील ने आज बैटिंग की थी। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।